हेलो, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि आज बीएनएस की क्लास स्टार्ट हो गई है, आप देखिए और उसे एंजॉय कीजिए। हम लोग आते हैं बायोलॉजी के अगले टॉपिक पे। हम सेल के बारे में पढ़ रहे थे और सेल का ही एक पार्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर पाया जाता है। जो सेल हमने अभी तक पढ़ी है उसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। इस तरीके का इसका डायग्राम होता है। और ये क्या करता है? तो ये सेल में एनर्जी बनाता है। ये सेल के अंदर एनर्जी बनाता है। इसी वजह से इसे क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं इसे। तो ये क्या करता है? ध्यान रखिएगा, ये सेल के अंदर एनर्जी बनाता है और इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। इसकी खोज किसने की है? तो रिचर्ड ऑल्टमैन ने इसकी खोज 1890 में की है। किसने की है? रिचर्ड ऑल्टमैन ने इसकी खोज 1890 में की है। और कार्ल बेंडा ने इसे 1898 में नाम दिया था। क्या नाम दिया था? माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। ये कहाँ पाई जाती है? मैंने आपको बताया प्लांट सेल में पाई जाती है और एनिमल सेल में भी पाई जाती है। अब बताइए, ये जो है इसकी मात्रा अधिक कहाँ पे होती है? तो जहाँ पे एनर्जी ज़्यादा बनती है वहीं पे। जैसे मसल्स में आपने देखा होगा अक्सर कि मसल्स में एनर्जी ज़्यादा होती है और मसल्स में बनती है, फिर उसका लीवर सेल में बनती है ये, और नर्व सेल में भी ये बनती है। किसकी बात हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया का आकार कितना कितना होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का आकार जो है वो 0.5 से माइक्रोन से लेकर के 1 माइक्रोन तक होता है। ये इसकी लंबाई की बात हो रही है। लंबाई इसकी कितनी होती है? तो 0.5 से 1 माइक्रोन होती है। और चौड़ाई 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन तक इसकी चौड़ाई होती है। इसकी आकृति, अब इसकी आकृति के बारे में जान लें कि इसकी आकृति कैसी होती है। आकृति होती है रॉड शेप्ड, इसकी आकृति होती है। स्फेरिकल भी होती है और फिलामेंटस, इन तरीके की इसकी आकृति होती है। उसके बाद में हम इसकी संरचना के बारे में समझते हैं। संरचना इसकी कैसी है? तो इसकी संरचना में सबसे पहले समझिए, ये जो है ये डबल मेम्ब्रेन वाला होता है। डबल मेम्ब्रेन कैसे? एक तो ये बाहर की मेम्ब्रेन जो है और ये अंदर की जो मेम्ब्रेन है, ये डबल मेम्ब्रेन होती है। बाहर की मेम्ब्रेन को आउटर मेम्ब्रेन और अंदर वाली मेम्ब्रेन को इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब बाहर वाली मेम्ब्रेन की जो खास बात है वो क्या है? ये काफ़ी नेचर में चिकनी होती है। इसके छोटे छोटे ये मॉलिक्यूल्स को क्या करती है? छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को ये अंदर आने देती है और बाहर जाने भी देती है। किसकी बात हो रही है? आउटर मेम्ब्रेन। छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को अंदर आने देगी और बाहर भी जाने देगी। उसके बाद में इनर मॉलिक्यूल क्या करता है? तो ये देखिए, इनर मेम्ब्रेन है जो, ये अंदर से आपको काफ़ी मुड़ी हुई दिख रही होगी। तो ये क्या है? मुड़ी होती है और ये फोल्ड होकर क्या करती है? क्रिस्टे बनाती है। क्रिस्टे क्या होते हैं? जो ये फोल्ड आकृति आपको दिख रही है इस तरीके से, इसी को हम बोलते हैं क्रिस्टे। यहीं पे क्या होता है? छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं इस पर, वो क्या करते हैं? एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण करते हैं। किसकी बात हो रही है? इनर मेम्ब्रेन की। इसकी संरचना में हमने पढ़ लिया डबल मेम्ब्रेन के बारे में कि ये डबल मेम्ब्रेन की होती है। उसके बाद क्रिस्टे क्या होते हैं? तो क्रिस्टे क्या है? इनर मेम्ब्रेन जो फोल्ड होती है और फोल्ड जहां पर से होती है उसी को क्रिस्टे बोलते हैं। और ये क्रिस्टे करते क्या है? ये सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। अब ये सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं और यहीं पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यहीं पे होती है। इससे भी एनर्जी बनती है, वो भी ये टॉपिक है, इसे हम लोग अलग से डिटेल में समझेंगे। उसके बाद आते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है? ये जो फोल्डेड मेम्ब्रेन है इसी के अंदर क्या होता है? लिक्विड जो होता है उसी को हम बोलते हैं मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स क्या करता है? मैट्रिक्स इसी में पाया जाता है डीएनए, आरएनए, और इसमें होता है राइबोसोम, एंजाइम्स। ये सारे कहाँ पाए जाते हैं? तो ये सब पाए जाते हैं मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स क्या है? ये लिक्विड होता है। उसके बाद में इसी में क्या होता है? क्रेब्स साइकिल भी यहाँ पे होती रहती है। ये भी अलग टॉपिक है, इसको भी हम लोग अलग से पढ़ेंगे, बस याद रखने के लिए आप ध्यान रखिएगा इसे। उसके बाद में F1 पार्ट। F1 पार्ट क्या होते हैं? जो क्रिस्टे होते हैं, क्रिस्टे पर जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं, कण लगे हुए हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं ये F1 पार्ट है। ये भी क्या करते हैं? एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण करते हैं। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है? अभी तक हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ लिया है, इसकी खोज पढ़ ली है, कहाँ पाया जाता है, इसका आकार कैसा है और इसकी संरचना कैसी है। संरचना में डबल मेम्ब्रेन, क्रिस्टे,
मैट्रिक्स, F1 पार्ट, इन सब के बारे में हमने जान लिया। एक बार इस डायग्राम को देख लीजिए और समझ लीजिए। बाहर का मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, अंदर की मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ये मुड़ा हुआ जो पार्ट दिख रहा है इसको क्रिस्टे बोलते हैं। और ये अंदर जो है इस तरीके से, इसमें डीएनए भी होता है, डीएनए भी पाया जाता है। डीएनए आखिर कहाँ पे है, ये ध्यान रखिएगा। डीएनए मैट्रिक्स में पाया जाता है, डीएनए, आरएनए, राइबोसोम और एंजाइम्स। उसके बाद में F1 पार्ट कौन से हैं, तो क्रिस्टे पे छोटे छोटे कण मौजूद होते हैं, उन्हें हम F1 पार्ट कहते हैं। और मैट्रिक्स जो फोल्डेड मेम्ब्रेन है उसके अंदर का लिक्विड मैट्रिक्स होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का एक ही मुख्य काम है, वो क्या है, वो है एनर्जी बनाना, अलग अलग फॉर्म में एनर्जी बनाना। कैसे बनती है माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी, तो एक ईटीसी के माध्यम से एनर्जी बनती है। ईटीसी का मतलब है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट साइकिल। अब ये किस तरीके से काम करती है, ये मैंने अभी आपको बताया था। ये कहाँ बनती है, तो ये बनती है क्रिस्टे में। क्रिस्टे कहाँ पे है, ये मैंने आपको बताया था। माइटोकॉन्ड्रिया में जो फोल्ड होते हैं वो क्रिस्टे होते हैं, जो इनर मेम्ब्रेन में फोल्ड होते हैं वहाँ पे क्रिस्टे होता है। तो ये किस तरीके से काम करती है, तो सबसे पहले इसके बारे में हम समझ लें ये है क्या। तो ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपोर्ट साइकिल, ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन के लिए, जो कोशिका का श्वसन है उसके लिए ये क्या करती है, ये लास्ट स्टेज में काम करती है। कई सारी स्टेजेस में कोशिका श्वसन होता है, तो ये लास्ट स्टेज में काम करती है। और सबसे ज़्यादा एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा रिलीज करती है सबसे ज़्यादा। कैसे करती है, तो ये भोजन को क्या करती है, जब भोजन हम लोग खाते हैं तो उससे हमें ग्लूकोज मिलता है, और ग्लूकोज से इलेक्ट्रॉन का निकलना होता है, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चेन में क्या करते हैं, चलते हैं, और वो एक प्रोटीन से दूसरी प्रोटीन में जाते रहते हैं। और जब ये प्रक्रिया चल रही होती है तो उसी में ऊर्जा रिलीज होती है, और उसी को हम लोग बोलते हैं कि एटीपी के रूप में ऊर्जा रिलीज हो रही है, यही है ईटीसी। आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में हमने बोला था आपसे क्रेब्स साइकिल के बारे में बात करने के लिए। तो क्रेब्स साइकिल कुछ नहीं, एक तरीके से इससे भी ऊर्जा ही रिलीज होती है। कैसे, ये कोशिका के, जैसे ये लास्ट स्टेज में श्वसन में होता है, तो ये कोशिका की सेकेंड स्टेज के श्वसन में होता है। और क्या होता है, भोजन से ही इसमें भी ऊर्जा रिलीज होती है। वो पूरी प्रोसेस बहुत लंबी प्रोसेस है, जो कि हमारे टॉपिक से अलग हो जाएगी। इस वजह से यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट में समझना है कि क्रेब्स साइकिल क्या है। ये कोशिका जो श्वसन करती है, कोशिका में जो रेस्पिरेशन होता है, वो ही क्या होता है, जब भोजन हम लोग करते हैं उस समय सेकेंड स्टेज में ये क्रेब्स साइकिल चलती है और ऊर्जा रिलीज करती है। अब इसकी खोज किसने की थी, तो हैंस क्रेब्स ने इसकी खोज की थी। अब हम समझते हैं कि हम लोग बोलते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कैसी है, सेमी ऑटोनॉमस है। सेमी ऑटोनॉमस का मतलब है कि ये अर्ध स्वायत्त अर्ध स्वायत्त है। किस तरीके से, क्योंकि इसमें डीएनए होता है, आरएनए होता है और राइबोसोम होता है। इसकी वजह से ये लगभग जो वर्क है अपना खुद से कर लेती है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया को इससे डिटेल में जाना टॉपिक से अलग हटना होगा, इस वजह से इसे यहीं पे फिनिश करना होगा, जिससे अगले टॉपिक की ओर बढ़े हम। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जय हिंद, जय भारत।